हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स वाला यूट्यूब चैनल पे, जिसपे हम लोगों ने मिशन टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 का नारा लेकर के चला है आगे। और मिशन 2025 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड सबके लिए, क्योंकि यार जो रिवीजन मैं करवा रहा हूं आप लोगों को चैप्टर का, वो पढ़ना तो सभी को है, बाकी क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और हमारे सभी सभी टीचर करवाएंगे, वो क्या होगा कि अलग अलग होगा बोर्ड वाइज। बट जो रिवीजन क्लासेस जो हो रहा है ना, वो सभी के लिए हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ना कंटेंट जो पढ़ना वो सभी को एक ही चैप्टर पढ़ना है। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। पिछला 2 वीडियो बहुत सक्सेस रहा। चैप्टर नंबर 1 का 2 पार्ट में था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। और चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो उसमें आपने पढ़ा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का। और इस चैप्टर में आप पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि बेटा आपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में वहां पे पढ़ा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। तो साइंस में क्या था साइंस में था सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बात समझ आ रहा है, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा आर्ट को परफॉर्म करने के लिए। बात समझ आ रहा है, तो वहां पे मैनेजमेंट एज एन साइंस था ना। तो साइंस का मतलब होता है कि गिवन जो भी थ्योरेटिकल चीज जो गिवन है उसको पढ़ करके नॉलेज एक्वायर करना, ताकि आप उसके लिए आर्टिस्ट बनो। बात समझ आ रहा है, तो पढ़ करके नॉलेज आप किस चीज को एक्वायर करोगे, तो प्रिंसिपल्स को पढ़ना है मैनेजमेंट का। बात समझ आ रहा है, तो यहां पे बेसिकली इस चैप्टर में हमें बहुत क्रूशियल पॉइंट्स मिलने वाला है। तो रेडी हो जाओ, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, चलो आप पहले समझते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब सर, प्रिंसिपल आर गाइडलाइन। प्रिंसिपल को क्या बोला गया है बेटा, गाइडलाइंस बोला गया है, यानी कि आपको ये गाइड करेगा कि किस तरीके से आपको काम को परफॉर्म करना है और डिसीजंस लेना है, टू टेक डिसीजन। बात समझ में आ रहा है, ऑफ एक्शंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक। बात समझ में आ रहा है कि जब भी आप प्रैक्टिस में हो, जब भी आप मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तब आपको जो गाइडलाइंस दे, जो डिसीजन लेने को आपको हेल्प करे, उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल। वो स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, बट डॉक्ट्रिन सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है। चलो, अब मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। अगर आपके पास आ जाए कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज ए ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। जस्ट ये गाइडलाइन से आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है सर। किस लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और आपके बिहेवियर के लिए अपने इंप्लॉय के टुवर्ड्स। बात समझ में आ रहा है, चलो और आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया सर, नेचर और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। क्या है नेचर एंड फीचर्स, देखो बेसिकली इस चैप्टर में ना हमें 2 लोगों के बारे में पढ़ना है। पहला हेनरी फ्योल और दूसरा एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये 2 महारथी के द्वारा दिया गया टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले मिलेंगे हम लोगों को हेनरी फ्योल साहब, जिनका हम लोगों को 14 प्रिंसिपल्स पढ़ना है, और उसके बाद मिलेंगे साइंटिफिक टेक्निक से भरा हुआ एफ.डब्ल्यू. टेलर का वो सारा तंत्र मंत्र यंत्र साम दाम दंड भेद, जिसके तहत आप मैनेजमेंट का फंक्शंस को परफॉर्म करते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचर एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल का। सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यानी कि बेटा बोलता है कि ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। जो भी आपको मैं प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा 14 प्रिंसिपल, जैसे मान लो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ने बोला काम को बांटो, बांट करके करो, तब काम क्या होगा ना, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा और इजी भी होगा। बात समझ रहा, सबको थोड़ा थोड़ा काम बांटोगे तो काम इजी होगा। तो क्या बोला गया, एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, कितना बड़ा है कितना छोटा है डजंट मैटर, आपको एप्लीकेबल करना है। एंड नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, उससे मतलब नहीं है, हर तरह के मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, कुछ भी हो, बैंक्स हो, हर जगह मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। बोलता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ना बेटा, वो कहीं पे गिरा हुआ कागज का टुकड़ा में हेनरी फ्योल को नहीं मिला था। वो कहीं जा रहे थे और उनको कागज का टुकड़ा मिल गया और उसी में 14 प्रिंसिपल लिखा हुआ था, अब वो बुक में छाप दिए। ऐसा नहीं हुआ। वो जो 14 प्रिंसिपल अभी मैं आपको इस टॉपिक के बाद जो पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में, उसका मतलब है कि वो सारा 14 प्रिंसिपल को जो बनाया गया, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस, यानी कि हेनरी फ्योल साहब ने अपने काम में उसको इंप्लीमेंट करा और एक्सपीरियंस से। बात समझ में आ रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से ही 14 प्रिंसिपल्स को बनाए हैं। राइट, फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ द मैनेजर। बात समझ में आ रहा होगा, चलो नेक्स्ट।
जनरल गाइडलाइंस, ये तो डेफिनेशन से ही भाई साहब टूट के बना हुआ है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज जस्ट लाइक जनरल गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस टू एक्शन आर अवेलेबल बट दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन। बात हमारा, वो रेडीमेड कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई ये मतलब प्रिंसिपल लगा दो, वो काम से नहीं जाएगा। कोई इंप्लॉय तुम्हारा काम के को छोड़ करके जाने वाला है, आज का आज तुमने उसको गाली दे दिया और वो जाने वाला है भाई साहब, या एक आध थप्पड़ लगा दिया अपने इंप्लॉय को, वो जाने वाला है, शाम में तुम्हें पता चल गया कि भाई साहब अब तो जाएगा, वो कल से नहीं आ रहा। तो नहीं नहीं नहीं, चलो हेनरी फ्यूल का ये प्रिंसिपल लगा दो, वो काम से नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बात समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आपके बिहेवियर को बैलेंस बना करके रखने के लिए, आपको डिसीजन मेकिंग पावर को जनरेट करने के लिए और बूस्ट करने के लिए ये प्रिंसिपल को बताया गया है। ये एक कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए आप कोई भी गलतफहमी में ना रहें कि आप प्रिंसिपल पढ़ लिए तो आप एक गुड मैनेजर बन गए। नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है आपके मोरल पे, आपके मोरल वैल्यू पे, आपके स्टैंडर्ड पे, कि किस तरीके से आप इसको, आपके परफॉर्मेंस पे, कि आप किस तरीके से 40 प्रिंसिपल को अपने काम में इंप्लीमेंट कर रहे हो। चलो, तो क्या बोला गया जनरल गाइडलाइंस में बेटा? जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन आर अवेलेबल बट दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम। सारे मैनेजरियल प्रॉब्लम से ये आपको छुटकारा नहीं दे सकता है। बात समझ में आया कि तुम किसी को गाली दे दिए और वो तुम्हें कुछ ना करे, भाई मैंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ रखा है, मेरा कोई इंप्लॉय मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, देखो मैं गाली देता हूं फिर भी, तो ये चक्कर में मत पड़ियो भैया। चलो, तो 3 हो गया आपका यहां फीचर्स। चौथा क्या बोलता है बेटा? फ्लेक्सिबल है, आप ये रिजिड नहीं है। जैसे प्रिंसिपल, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही 2 आंसर आता है। तो बेटा आप यही 2 आंसर आज भी पढ़ोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आंसर 4 साल बाद भी पढ़ोगे, 40 साल बाद भी आपके बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे। मतलब साइंस का जो प्रिंसिपल एक बार बन गया, मतलब बन गया, वो रिजिड है। साइंस, प्योर साइंस का प्रिंसिपल क्या है? रिजिड है। बात समझ में आया? लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है बेटा जी? फ्लेक्सिबल है, कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दे आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन। तो सिंपल सा बात बोला गया कि ये लाइक प्योर साइंस ये रिजिड नहीं है, आप इसको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी महसूस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाइड कर सकते हो, राइट। चलो, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? मेनली बिहेवियर बोलता है, एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका एम, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का बस एक ही एम है कि भाई साहब मैनेजर का जो बिहेवियर है ना, उसमें चूज चेंजेस आ जाए, वो इन्फ्लुएंस हो जाए, बात समझ में आ रहा है, वो काम करने के काबिल हो जाए, बस यही चीज इसका मेन मकसद है। चलो नेक्स्ट, नेचर ऑफ फीचर छठा क्या है भाई साहब? चलो 6 7 भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें आपका 5 कम से कम आपको याद होना चाहिए। 7 है तो अच्छा ही है ना कि कम से कम आपको 5 याद हो, तब आप एग्जाम में इसको लिख सको। बात समझ में आ रहा है? अब 5 ही है तो 5 याद करना दिक्कत है, लेकिन 7 है तो उसमें से 5 तो आप याद ही रख सकते हो। 6 क्या बोल रहा है बेटा? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप किसी डेफिनेट सिचुएशन पे इसका प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट किए और काम निकल करके दिखा कि हाँ भाई काम हुआ, उसी को बोलता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कि भाई साहब आपने काम को बांटा, जैसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, कि काम, हेनरी फ्यूल ने बोला कि काम को बांट दो, तो आपने काम को बांटा, तो काम को बांटोगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि सच में मुझे फायदा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? वही चीज है यहाँ पे। तो क्या बोला गया? एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, दैट इज इफ अ पार्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन व्हाट वुड बी इट लाइकली इफेक्ट। उसी को बोला था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कि आप जो इंप्लीमेंट किया अपना प्रिंसिपल, जैसे आपका कोई मैथ्स का सॉल्यूशन है, मान के चलो क्वेश्चन है कि वो आप फॉर्मूला ये लगाओगे भाई साहब तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सच में वो क्या है? वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि आप इसको लगाओगे प्रिंसिपल तो ही आंसर आएगा, राइट। उसी तरीके से क्या है? कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब आओ देखते हैं क्या है। द यूज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज कॉन्टीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। देख बेटा, यहां बोलता है कॉन्टीजेंट का मतलब डिपेंडेंसी। ये वर्ड किससे टूट के बना हुआ है? किसका सब्स्टिट्यूट है? डिपेंडेंट वर्ड से। यानी कि बोलता है कि आप यहां पे बोले सर कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, अभी जस्ट पहला हमारा नेचर क्या था? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। बट आप अभी बोल रहे हो डिपेंडेंसी, मतलब सर यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी तो है, ये हॉस्पिटल्स में, ट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह, स्कूल्स में, हर जगह, मैंने बैंक्स में, हर जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा, बात में प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। बट ये डिपेंडेंट है सिचुएशन पे कि क्या सिचुएशन चल रहा है। बात समझ रहे? क्या डिवीजन ऑफ वर्क काम करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। बोला तो गया है कि काम को बांट दो,
काम सही होगा। तो बट बांटते कहीं नया इंप्लॉय तो नहीं है, काम को बांटे वो खराब कर दिया तो कल ही ऑर्डर देना है, बात समझ में आ रहा है? तो काम को नहीं बांटा जाएगा, बात समझ में आ रहा है? तो जैसा डिपेंडेंसी सिचुएशन वैसा तुम्हारा काम, उसी को बोला गया कॉन्टीजेंट। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हो। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आपको। चलो, सिग्निफिकेंस क्या इसका इंपॉर्टेंस है, बट ये मैं इंपॉर्टेंस जो है ना क्लास में भी प्रिंसिपल पढ़ाने के बाद पढ़ाता हूं, उसी तरीके से मैं अभी भी इसको स्किप मारूंगा। और जस्ट स्किप मारने का मतलब ये नहीं कि टॉपिक आपके स्किप हो जाएगा, मैं 14 प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा और वापस से आऊंगा सिग्निफिकेंस में। ताकि, क्यों ऐसा करते हो सर आप? ताकि बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप खुद से फील कर सको कि हाँ यार 14 प्रिंसिपल पढ़ा और सही में उसका सिग्निफिकेंस ये है, मतलब इंपॉर्टेंस माना गया है, आप फील करो। मैं अभी बोल दूंगा प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी टू द मैनेजर, के जो मैनेजर सपना देखता है उसको रियलिटी में बदल देता है। तो ये कैसे आप मानोगे? आपको 14 प्रिंसिपल में पढ़ाऊंगा तब ना मानोगे। आप बोलोगे सर आप खामा का बकवास किए जा रहे हो कि आप सपने को सच्चाई में बदल देने वाला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना? तो आप इसको 14 प्रिंसिपल पढ़ो और आप भी फील करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ना 14 प्रिंसिपल को पढ़ना। चलो आ गया भाई साहब हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वन बाय वन, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना है भाई साहब, आप लोगों का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी करना है, अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा होगा। आई थिंक न्यू ईयर तो हर साल आएगा, एग्जाम पहली बार आ रहा है आपका बोर्ड एग्जाम, और इसके बाद फिर नहीं आएगा, इसलिए न्यू ईयर कृपया सेलिब्रेट ना करें और अपना अपने घर में एकदम ब्लैंकेट के अंदर चुपचाप अकाउंट्स वाला खोल करके और किताब खोल करके पढ़ते रहे, कीप स्टडिंग। चलो डिवीजन ऑफ वर्क, पहला क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम को बांट दो, मतलब वर्क इज टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड इट शुड बी कंप्लीटेड बाय ए स्पेशलाइज्ड वर्कर ओनली। बोलता है कि आपके पास 5000 टी शर्ट का ऑर्डर आया एक मैनेजर के पास, ठीक है, कि 5000 टी शर्ट को मुझे बनाना है, यानी बनवाना है। मैनेजर का, मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजर जो काम दूसरे से करवा उसको मैनेजमेंट बोलता है। तो इसके पास मान के चलो कि 200 वर्कर है, ये क्या करेगा ना, सबको स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनाएगा, 10-10 का मान के चलो कि ये 20 ग्रुप बना दिया, बात समझ आ रहा है? 10-10 या 20-20 का 10-20 पर्सन का ये 10 ग्रुप बना दिया। अब ये क्या किया, पर ग्रुप को ये क्या किया कि मतलब ऑर्डर देना स्टार्ट किया 500-500 का, बात समझ आ रहा है? 500-500 हर ग्रुप को ये बांट दिया। तो एक ग्रुप को कितना दिया? 500 टी शर्ट बनाने के लिए, है ना? तो 10 ग्रुप को मिला करके कितना हो गया? 5000, यानी किसको 5000 बनाना था, 5000, तो 10 ग्रुप को 500-500 टी शर्ट बनाने का ऑर्डर ये दे दिया। उससे क्या हुआ ना कि 10 ग्रुप मिल करके बना रहे हैं, काम जल्दी हो रहा है और 10 ग्रुप का स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, बात समझ है? एक ही पे बर्डन नहीं है, एक ही ग्रुप पे पूरा का पूरा बर्डन नहीं है। तो यही कहना है हेनरी फ्योल साहब का कि काम को बांटो और ये स्पेशलाइज्ड वर्कर के थ्रू ही होना चाहिए। तो काम को, एक ही काम को रिपीटेड नेचर में बेटा करोगे ना तो ये स्पेशलाइजेशन आता है। जैसे तुम गाड़ी चलाओ, डेली गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाना प्रो ड्राइवर बन जाओगे भाई साहब। तुम रोटी बनाओ, पहला दिन भारत का नक्शा बनेगा, दूसरा दिन हो सकता है और खराब हो जाए, तीसरा दिन और भी खराब हो जाए, लेकिन चौथा दिन से स्टार्ट होना मतलब सही होना स्टार्ट हो जाएगा और एक आध महीने के बाद तुम एकदम अच्छे से गोल कर लोगे। पहले तो कटोरा रख के काटोगे, उसके बाद फिर तुम गोल करना स्टार्ट कर दोगे। तो एक ही काम को बार बार करने से क्या होता है? स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क, तुम एक ही काम को बार बार दूसरे से करवा रहे हो तो उसका स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। चलो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, 14 में से एक खत्म, 13 प्रिंसिपल बचा। उसमें से 13 में से दूसरा प्रिंसिपल है पहला, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सर देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जिम्मेदारी, ठीक है? तो बोलता है कि जिसको काम बांटे हो ना उसको तुमको काम करवाने का पावर भी देना पड़ेगा और जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ काम लाद दिए, जैसे यहां पे तुम अपने मैनेजर को बोल दिए कि 5000, राम नाम का एक मैनेजर है, इसके अंडर में है 200 वर्कर, तो राम को तुम बोल तो दिए बेटा कि 5000 टी शर्ट आपको बनवाना है ना, लेकिन आप इसको पावर नहीं दिए कि आप किसी वर्कर से ओवर टाइम करवा सकते हो, आप एक्स्ट्रा मशीन को यूज कर सकते हो, ये सब चीज आप नहीं उसको पावर दिए हो, तो क्या वो काम करवा पाएगा? क्या नहीं करवा पाएगा सर, है ना? बस उसको आपने क्या दिया? जिम्मेदारी दी भाई साहब, काम दे दिया और जिम्मेदारी दे दी, पावर नहीं दिया, तो उस सिनेरियो में गड़बड़ हो जाएगी, उस सिनेरियो में गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? वो बेटा उसका बात कोई मानेगा नहीं, उसके पास पावर है नहीं, उसके पास क्या है? बस और बस जिम्मेदारी है कि मुझे 5000 टी शर्ट बनवाना है ना? तो दिस इज नॉट फेयर। क्या बोला गया? अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कॉलरी ऑफ अथॉरिटी। ये सिंपल सा बात बोला गया है, दोनों एक दूसरे का कोरोली है, यानी कि बोला गया कि आंसरेबिलिटी है। दिस शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए पावर के बीच में और जिम्मेदारी के बीच में, यानी कि अथॉरिटी के बीच में एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। बात समझ रहा है कि तुमने भाई साहब मान के चलो कोई स्कूल के टीचर हैं, वो स्कूल के टीचर को तुमने तो बोल दिया कि सर कोई प्रिंसिपल स्कूल के टीचर को बोला कि भाई साहब ग्राउंड में जितने भी बच्चे खेल रहे हैं या क्लासरूम में जिनका भी फी ड्यूज है ना, आप सबको लेकर के आओ, ये आपका सबसे फी आपको लेना है। ये मतलब आपको क्या दे दिया गया? अथॉरिटी दे दिया गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि एक भी बच्चा को आपके बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। आप गए और फटाफट लग गए उल्टा पुल्टा बोलने के, यार तुम्हारे पापा का औकात नहीं है, स्कूल में फी नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं, वो नहीं देते, और आपको बुरा लग गया, आप अपने पापा को आके बोल दिया, आप लोग का वहां से छुट्टी हो गई, यानी कि आपके पापा ने जाकर के हो हंगामा किया और आपके स्कूल को छुड़वा दिया गया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल हार्म हो गया। आप तो कहीं भी दूसरा जगह एडमिशन आप करवा लोगे, लेकिन स्कूल को तो हार्म हो गया ना। बात समझ रहा है? तो उस सिनेरियो में जो प्रिंसिपल साहब थे उनको ये देखना चाहिए कि आप किसी को जब जिम्मेदारी दे रहे हो, पावर दे रहे हो, तो जिम्मेदारी भी देना पड़ेगा कि मैं आपको पावर तो दे रहा हूं ताकि आप इस पावर को मिसयूज ना करो। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है कि आपको कोई गलत बात नहीं बोलना है। बात समझ आ रहा है? तो क्या बोला गया सर यहाँ पे? अथॉरिटी भी देना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। सिर्फ बेटा पावर दे दिए ना तो फिर वो पावर का मिसयूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ऑडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कॉलरी ऑफ अथॉरिटी। दिस शुड बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सिंपल सा बात कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तीसरा नंबर डिसिप्लिन। प्रिंसिपल नंबर 3 क्या है बेटा जी? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि क्या करना है, डूज क्या है और डोंट क्या है, यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट व्हिच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 8 बजे आना है, नहीं आओगे अटेंडेंस पंच नहीं होगा, दिस इज डिसिप्लिन। पास है हमारा? आप 4 संडे छुट्टी नहीं ले सकते, 2 ही संडे छुट्टी ले सकते हो, दिस इज डिसिप्लिन। बात है हमारा? तो डिसिप्लिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, याद रखना। तो क्या बोला गया? डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड एम्प्लॉयमेंट। बात से हमारा कि सिंपल सा बात बोला गया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। ये किनका कहना है? हेनरी फ्योल साहब का कहना है। चौथा क्या बोला गया? यूनिटी ऑफ कमांड। चलो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में आता है, 2 नंबर के सवाल में आपका पूछ देता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिटी ऑफ कमांड क्या है। देखो, और सीबीएसई बोर्ड आपको बंच में आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। बात समझ आ रहा है? जैसे एक्सप्लेन द गिवन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बताओ यूनिटी ऑफ कमांड को एक्सप्लेन करो, डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करो, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी को एक्सप्लेन करो, डिसिप्लिन डिवीजन ऑफ वर्क को एक्सप्लेन करो। इस तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है एग्जाम में, तो आपको उसके लिए बी प्रिपेयर। तो क्या बोलना है? ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर इन द हायरार्की एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। देख बेटा, एक राम नाम का इंसान है, यह है वर्कर, ठीक है। एक श्याम नाम का इंसान है, यह है मैनेजर, और ये है तुम्हारा मान के चलो कोई भी लक्ष्मण, ये भी है मान लो मैनेजर, ठीक है। अब लक्ष्मण आ रहा है और इसको बोल रहा है कि भाई प्रोडक्शन बंद कर दो, ये भाई साहब ने बंद कर दिया। श्याम आया, ये बोलता प्रोडक्शन चालू करो, बंद क्यों किए हो? तो ये भाई साहब ने प्रोडक्शन चालू कर दिया। वो बोलता मेरा बात मानो, ये बोलता मेरा बात मानो, लफड़ा होगा, ये पिटेगा भी, इससे भी और इससे भी, भागेगा भी, ऑर्गेनाइजेशनल हार्म होगा। करना क्या है बेटा? करना है कि या तो ये सिर्फ श्याम का बात सुनेगा और या तो ये सिर्फ लक्ष्मण का। तो दोनों बोलेगा तो दोनों का सुनना पड़ेगा ना, दोनों मैनेजर है। बात समझ में आ रहा है? दोनों बोले तो अच्छा, उससे और हार्म क्या है? हार्म ये भी है कि बेटा राम हमेशा एक्सक्यूज देगा श्याम को कि हम तो लक्ष्मण का काम कर रहे थे सर, सॉरी, और लक्ष्मण को देगा कि हम तो सिर्फ सर श्याम का काम कर रहे थे, सॉरी आपका इसीलिए काम नहीं हो पाया। बात समझ? तो एक सबऑर्डिनेट यानी एक जूनियर को एक ही सीनियर ऑर्डर देगा, कमांड देगा। बात समझ रहा है? तो एक का पीछे मतलब एक का मतलब ये मत समझ लेना कि 5000 वर्कर है फैक्ट्री में तो क्या 5000 मैनेजर चाहिए, नहीं। आप क्या करो ना, ग्रुप बना लो। 500 का एक ग्रुप है मान के चलो बेटा, राइट। 500 का ग्रुप में आप एक ही वर्कर, एक ही मैनेजर दिए हो ए नाम का, ये ए नाम का बस मैनेजर जो है वो 500 वर्कर को कमांड दे रहा है बस। और ये 500 वर्कर जो है
है वो अकाउंटेबल है किसके लिए? ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए। बस बात समझ आया? इसी को बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। आओ फिर से समझते हैं। ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर इन अ हायरार्की एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल। भाई साहब कितना खतरनाक वर्ड लिखा हुआ देखा है? देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इस सब का जैसे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है ना, तो उसका एक ही बॉस होना चाहिए यार। किसका किसका बात सुनेगा? बात समझ आ रहा है? वैसे इस एक्सक्यूज भी देने लग जाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल हार्म भी होगा। तो चलो 14 प्रिंसिपल में 4 खत्म, 10 बाकी। फटाफट आगे बढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या ना, कोई परचेज करने में बिजी है, कोई सेल करने में बिजी है, कोई बनाने में बिजी है, कोई बेचने में बिजी है, कोई प्रचार करने में बिजी है, कोई हिसाब किताब करने में बिजी है ना। तो बोला गया कि यूनिटी ऑफ जो एफर्ट लग रहा है वो सबका लग रहा है, बट बोलता है कि वो एक ही डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमारा पूरा होगा। इस साल हम लोगों को रेवेन्यू जो है वो एकदम से बढ़ाना है, बहुत अच्छे से बढ़ाना है ना। और सेल्स वाला लग गया डिस्काउंट देने में, तो रेवेन्यू घट जाएगा ना यार। बात समझ में आ रहा है? तो जो भी काम होगा, जो भी एफर्ट होगा, वो सब मैनेजर को मिलकर के एक ही काम करना है कि सबका जो एफर्ट है वो एक ही डायरेक्शन में होकर के चलना चाहिए। बात समझ में आया? तो क्या बोला गया? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। बात समझ आया? कि एक ही वन यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन प्लान ओनली, एक ही प्लान के पीछे सबको भागना होगा। चलो 5वां भी खत्म। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या बोलता है सर? आओ पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी सुपरसीड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। पहले ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, बाद में इंडिविजुअल इंटरेस्ट। पहले मान्यता देना है किसको? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, बाद में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। तो द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। आप क्या चाह रहे हो वो जरूरी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रहा है वो जरूरी है। याद रखना, आप क्या चाह रहे हो वो उससे ज्यादा जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है। बात समझ, गोल उसका क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा होगा यार, ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल गोल पूरा हो जाएगा। तो एक मैनेजर को कोई भी इंडिविजुअल से ज्यादा, कोई भी अपने गोल से ज्यादा किस चीज का गोल को देखना है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपको मान के चलो कि कोई पावर मिल गया, उसका आप मिसयूज कर लिया अपने खुद के बेनिफिट के लिए, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको किसका गोल देखना है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल देखना है। तो वो क्या बोला गया 6 नंबर में? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। प्रिय बालक, ध्यान से समझना एक चीज में जो बताने जा रहा हूं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये क्या करना है आपको कि ये जो यहां लिखा हुआ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो आपको एग्जाम में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही लिख करके आना है। बात समझ आया? आगे का कंटेंट आपने जो समझा अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्शन, योर परसेप्शन, वो आप क्या मान रहे हो वो लिखो। आपने क्या समझा अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। बात समझ आ रहा है? योर ओन राइटिंग स्किल, आप क्या समझे वो आप लिखो, आपने जो भी समझा। बट यहां पे डॉक्ट्रीन का नाम यानी प्रिंसिपल का नाम जो आप लिखोगे वो एकदम एज इट इज लिखोगे, सेम टू सेम लिखोगे, थोड़ा सा भी कोई इसमें अल्टरनेशन नहीं करना है। जैसे बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना कि सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट लिखा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल, नाम पूरा लिखना है आपको, सिर्फ लिख देता प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। बहुत सारा बच्चा करता नहीं, आपको क्या करना है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बात समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो यार, आप अगर एज अ मैनेजर अगर सोचो, पहले आप तो एम्प्लॉय थे बेटा, आपको जब आपके काम के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, या रुक रुक के मिलता था, या कम मिलता था, डिजर्विंग आप थे लेकिन आपको नहीं वैसा ट्रीट किया जाता था, कम सैलरी दिया जाता था मार्केट के अकॉर्डिंग, तो आप नहीं चिढ़ते थे यार। आप बोलते थे बा यार इतना मेहनत कर रहे हैं पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो रेमुनरेशन ऑफ हेनरी फ्योल का कहना है, फ्योल साहब का जो 7वां प्रिंसिपल, उन्होंने बोला कि रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है ना वो एकदम तगड़ा होना चाहिए। वो चाह रहा है 10,000, आप भी दे दो उसको 10,000। देखो वो काम कैसे करता है, क्योंकि उसके अपने अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिल रहा है ना। बात समझ आया? तो वो काम तभी सही से करेगा जब वो फाइनेंशियली खुश है आपके ऑर्गेनाइजेशन से। तो आप उसको जो भी डिजर्विंग है उसको उतना सैलरी दो, अप्रोप्रिएट सफिशिएंट सैलरी दो। कहने का मतलब पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर होना चाहिए टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। बात हमारा ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को अब लॉस भी नहीं करना है कि भाई साहब आप लॉस करके किसी को रख रहे हो, नहीं। जो मार्केट का एक कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर 20,000 है तो आप 20,000 दो, 10,000 है तो 10,000 दो। आप 10,000 दे रहे हो, काम करवा रहे हो 20,000 वाला। बात हमारा तो आप ही के कंप्यूटर पे बैठ करके, आप ही का इंटरनेट को यूज करके वर्क इंडिया पे अपने लिए दूसरे जगह जॉब ढूंढेगा, और चुपचाप आप बैठे रहना, वो एक दिन चला जाएगा। बात समझ आया? चलो नेक्स्ट।
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या बोला गया सर, इसका मतलब क्या है भाई, आठवां प्रिंसिपल का मतलब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का, देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन विथ मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। देखो हम अपने हिसाब से समझाते हैं इसको, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके का डिसीजन होता है। क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, प्राइस क्या रखा जाए फाइनल प्रोडक्ट का, बेचना कितना में है ना, कितना रेवेन्यू साल कमाना है, प्लान एंड पॉलिसी क्या रहेगा, है ना, एसी खराब हो गया एसी को बनवाना है ना, मशीन में फ्यूल डालना है, उसके बाद ऑर्डर यहां से लेना है कि नहीं लेना है, दिस करना है दैट करना है, एम्प्लॉय को कब कब छुट्टी देना है। तो देखो इसको क्या किया जाए ना, हेनरी फेल के अकॉर्डिंग इस सारे काम को बांट लिया जाए दो पार्ट में, है ना, एक को दे दिया जाए क्रूशियल डिसीजन का नाम और दूसरे को दे दिया जाए जनरल डिसीजन। बात समझ रहा है? तो जितने भी टाइप्स ऑफ क्रूशियल डिसीजन मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है, जैसे रॉ मटेरियल कहां से आएगा, जैसे प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा जाए, तीसरा फंड को बोरोड कहां से करना है, कौन से बैंक से लोन लेना है, इस तरह का जितने भी क्रूशियल डिसीजंस है वो क्या कर दिया जाए, सेंट्रलाइज कर दिया जाए। सेंट्रलाइज का मतलब एक जगह से, दैट इज टॉप लेवल ओनली। बात समझ आया? यानी कि वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल लेगा, टॉप मतलब डिसीजंस। बात समझ रहा? जनरल डिसीजन जो है कि फ्यूल खत्म हो गया लेकर के आना, एसी खराब हो गया उसको बनवाना है, तो उसको क्या बोल दिया जाए, जनरल डिसीजन। तो वो सब अब लेवल अपने अपने थोड़ा थोड़ा ले सकता है ना। तो इंप्लॉइज जितना जगह पे मैनेजर्स है वो मतलब जो भी चीजें हैं वो तुमने उसको क्या कर दिया, डिसीजंस को डिसेंट्रलाइज कर दिया कि ये छोटा मोटा डिसीजन सबको ही ले सकता है। बात समझ रहा है? लेकिन जो क्रूशियल डिसीजंस है वो कौन लेगा, टॉप लेवल ओनली। इसी को बोला गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, वरना एसी खराब हो गया ये भी अब टॉप लेवल वाला सीईओ बोलेगा कि हाँ हाँ बनवा लो, तब तो तुम्हारा यार चल पड़ा, हर चीज के लिए तुमको ऊपर जाकर के ऑर्डर लेना पड़ेगा, तो वो सही है नहीं। छोटा मोटा काम खुद से करना होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बट क्रूशियल डिसीजन टॉप लेवल लेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट, इसको बैलेंस करने की जरूरत है सबऑर्डिनेट के इन्वॉल्वमेंट को। बात समझ रहा है कि हर जगह पे इन्वॉल्व हो बट वो जनरल डिसीजन हो, क्रूशियल डिसीजन ना हो, क्योंकि अगर तुम हर डिसीजन खुद से लोगे तो फिर लेट होगा। तो तुमको एक मैनेजर क्या करता है ना कि अपने डिसीजंस को डिसेंट्रलाइज करता है। बात समझ रहा है कि कोई कोई नॉर्मल डिसीजन है उसको क्या करते हो, डिसेंट्रल को कोई भी ले सकता है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसा चल रहा है। लेकिन जो क्रूशियल डिसीजन है भैया वो तो हम ही लेंगे, यानी कि टॉप लेवल के पास वो रहेगा। चलो नेक्स्ट क्या बोला गया, स्केलर चेन। ये आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा आने वाले प्रिंसिपल में से एक है, इसको चांद सितारा जो बनाना है बना लो। चलो पहला इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बोलता है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बोलता है यहाँ पे, ये फिगर जरूर बना के आना बेटा जो मैं बना रहा हूं अभी। ये स्केलर चेन आपको बनाना है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई, चलो एफ आई जे के। बात समझ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या है, एकदम सीरियल है। बात समझ, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है टॉप लेवल। मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे कौन है, टॉप लेवल। भाई साहब ये तो टॉप ही लेवल है ना। चलो अब अगर इनसे बात करना है तो ई डायरेक्ट यहां नहीं आ सकता है, कहां जाएगा ई, डी के पास, डी से सी, सी से बी, बी से ए। बात समझ, उसी तरीके से एफ आई जे के। क्लियर है? अब बात को समझना, डायरेक्ट ये यहां से यहां जाएगा तो किसी भी तरीके का कोई भी हार्म हो सकता है ना, बहुत तरीके का हार्म हो सकता है। ये इंप्लॉय लेवल का आदमी है, ये बॉस लेवल का आदमी है, चीफ लेवल के आदमी है ना। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास कोई भी इंप्लॉय पहुंच के कुछ भी बोल दे रहा है, नाप शनाप उल्टा पुल्टा, भाई साहब ये तो समस्या वाली बात है ना, प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे होगा कि ये इसको बोलेगा, ये इसको कन्वे करेगा, ये तो इसी को बोलता है स्केलर चेन। एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल्स वगैरह में भी हम लोग देखते थे, या कहीं पे भी हम लोग अपने से बड़े बहुत बड़े हैं तो उनके पास हम लोग डायरेक्ट जाकर के खड़ा नहीं हो सकते हैं ना, प्रिंसिपल के पास डायरेक्ट कंप्लेन नहीं कर सकते, हम लोग टीचर के पास पहले जाएंगे, वो लेकर के जाएंगे। अब नॉर्मल स्कूल में तो हो जाता है, प्रिंसिपल से बात कर लेते हो, बट अगर बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं तो डायरेक्टर लेवल पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज है, आप डायरेक्ट अपर केस में नहीं जा सकते हो। अब जैसे मान लो प्रधानमंत्री और ग्राम मुखिया है या पार्षद है, वार्ड पार्षद, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात कर सकता है क्या, नहीं। वो अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो उनके हेड हैं उनसे बात करेगा, वो स्टेट लेवल से बात करेंगे, और स्टेट लेवल जाएगा कहां बात करने के लिए,
प्रधानमंत्री से। तो वही चीज होगी यहाँ पे, स्केलर चेन एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। तो क्या बोला गया, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी, है ना, एंड कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम टॉप से होना चाहिए बॉटम तक, एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर, हर एक मैनेजर इसको फॉलो करेगा। एंड द सबऑर्डिनेट दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए इन द नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल कोर्स में नहीं करना चाहिए, है ना। इमरजेंसी केस में तुम कर सकते हो, हाउएवर इफ देयर इज इमरजेंसी देन थ्रू गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन कैन बी डन स्मूथली विदाउट एनी डिले। अब डी को आई से बात करना है, सेम लेवल के इंसान है, बात समझ में आ रहा है। तो ये लोग गैंग प्लैंक के अकॉर्डिंग, जैसे मान के चलो कि फैक्ट्री में आग लगने वाला है ना, तो तुम एक ही लेवल को दूसरे लेवल, या प्रोडक्शन लेवल, यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पे परचेज मैनेजर, दिक्कत आ रही है, सेल्स में नहीं हो पा रहा बढ़िया, क्योंकि प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, तो तुम परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर होकर के परचेज मैनेजर को कॉल लगा सकते हो, या प्रोडक्शन मैनेजर को, कि सर आप सही से सामान बनाओ वरना मार्केट में दिक्कत आ रही है, माल बिक नहीं रहा अपना, बस हमारा। तो इमरजेंसी केस में आप कॉल लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पीपल एंड रिसोर्सेज शुड बी इन सुटेबल प्लेसेस एट द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। हेनरी फ्यूल का कहना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान के चलो एक मशीन चल रहा है, ठीक है उस मशीन में बार बार एक प्रॉब्लम आ जा रही है, क्या प्रॉब्लम आ जा रही है पता है, कि वो बंद हो जा रहा चलता चलता, और एक स्क्रू ड्राइवर से ये ठीक हो सकता है, और आपने पता नहीं वो स्क्रू ड्राइवर कहां रख दिया। बेसिकली रात का समय है, घंघोर जंगल, बारिश एकदम छूट नहीं रहा है, और मार्केट भी वहां से दूर, और रात के समय तो मार्केट कहां ही खुला हुआ रहेगा, और आपका स्क्रू ड्राइवर मिल नहीं रहा है। सोचो रात भर फैक्ट्री बंद रहेगा ना, क्यों, क्योंकि मशीन बार बार बंद हो जा रहा है, रात भर प्रोडक्शन बंद रहेगा, 2 दिन बाद तुमको डिलीवर करना है गुड्स को, तो वहां पे समस्या आएगी। तो हेनरी फ्यूल का कहना है कि इंसान को और सामान को अपने जगह पे ऑर्डरली सजा करके रखो, बात समझ आ रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पे उसको ढूंढने में तुम्हारा समय व्यर्थ ना जाए, बात समझ आ रहा है। तो क्या बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, पीपल एंड रिसोर्सेज शुड बी इन सुटेबल प्लेसेस एट द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब देखो यहां पे क्या बोला गया, काइंड एंड जस्ट बिहेवियर विद ऑल एम्प्लॉय विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। आपको भेदभाव नहीं करना है, इक्विटी का मतलब आपको भेदभाव नहीं करना है। डिसिप्लिन आपने बनाया, बट आप अपने जात वाले इंसान का सपोर्ट कर रहे हो और बाकी लोगों का विरोध कर रहे हो, तो नहीं। आप अगर ईद में छुट्टी दे रहे हो तो छठ पूजा में भी दो, छठ में दे रहे हो तो उसके ईद में भी दो, बात समझ आ रहा है। तो उससे क्या होगा ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होंगी। तो क्या बोला गया, उससे क्या होगा ना, एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छा गुड वाइब्स क्रिएट होगा, राइट। तो काइंड एंड जस्ट बिहेवियर विद ऑल एम्प्लॉय विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, देखो होता क्या ना बेसिकली कि एक इंसान को ना काम करने के लिए समय दो, आप बार बार उसको हटा रहे हो, बार बार दूसरे को ला रहे हो, बार बार हटा रहे हो, बार बार दूसरे को ला रहे हो, तो ऐसे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन नहीं बढ़ता। कोई सीख करके नहीं आता यार, जन्मजात कोई बाय बर्थ नहीं सीखा हुआ रहता है, यहीं पे उसको सीखना है, बात समझ रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको बेटा समय देना पड़ेगा, है ना, टाइम देना पड़ेगा उनको काम करने का। तो स्टेबिलिटी देना पड़ेगा उसके पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के वर्केबिलिटी यानी कि जो भी उसका वर्क ड्यूरेबिलिटी है उसमें स्टेबिलिटी दो, बार बार उसको हटाओ मत काम से, बात समझ आ रहा है। ऐसा नहीं कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, एक दिन आज 2 दिन से तुमको हम देख रहे हैं, 2 दिन क्या होता है यार, काम करने के लिए तुमने 2 ही दिन में सीखा था क्या, अपना दिन भी याद करो, बात समझ आ रहा है। तो मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो को तुम जितना ज्यादा घटाओगे, जीरो कर दो, कोई तुमको छोड़ के जा ही नहीं रहा है, बात समझ रहा है। इंसान को परखने का बहुत अच्छा, इंसान को नहीं बोला गया है, कहीं मैंने सुना था कि मतलब कोई भी इंसान को अगर परखना हो तो उसको देखो कि दोस्त कितना पुराना है और उसका नौकर कितना पुराना है, तो यानी कि उसका एम्प्लॉय कितना पुराना है, तुमको खुद ब खुद उसका रंगत समझ में आ जाएगा कि इसका एम्प्लॉय बहुत पुराना है यार, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, इसका दोस्त काफी बहुत सारा है और बहुत पुराना पुराना है, यानी कि इंसान बेस्ट है, झगड़ालू किसी का इंसान नहीं है, राइट। तो क्या बोला गया, मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, एम्प्लॉय का टर्नओवर बार बार उसको हटाना नहीं है। तो दिस इज योर 12th प्रिंसिपल। एंड लास्ट 13 and 14 प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एंड स्पीड डी कॉप्स, यानी बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब, हेनरी फ्यूल साहब का कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपको अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना होगा हर एक डिसीजन मेकिंग में, बात समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप जब भी प्लान एंड पॉलिसी बना रहे हो तो उस प्लान एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कौन करेगा, एम्प्लॉय। तो आप उसको अपनापन वाला फीलिंग अगर करवाना चाहते हो ना, तो आप उससे सजेशन लो, आप उससे ओपिनियन लो,
करो अपने मन से ही, लेकिन आपको ऐसे वैल्यू फील करवाओ उसको, आप उसको रिकॉग्नाइजेशन फील करवाओ, मान्यता दो कि नहीं आप भी आओ और इसमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाओ। तो इनकरेज करता है एम्प्लॉय को टू टेक डिसीजन इन थिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान, कि भाई साहब देखो तो ये प्लान कैसा है हमारा, तो वो बोलेगा नहीं सही है, वो बोलेगा गलत है, तो क्यों गलत है उन्हीं से पूछो ना, बात हमारा उनसे पूछ के काम करोगे तो वो सही होगा। जैसे मान के चलो कि तुम्हारा 5000 टी शर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया और डिलीवरी डेट है मात्र 3 दिन के अंदर, तुम अपने इंप्लॉयज को इन्वॉल्व करो और पूछो मैनेजर्स को या इंप्लॉयज भी जो पुराने पुराने इंप्लॉयज हो उनसे पूछो कि यार क्या हमें ये ऑर्डर लेना चाहिए, वो बोल दिए हाँ लेना चाहिए, तुरंत ले लो। देखो अब वो उनके कहने से तुम लियो ना, अब तुम उन पे बार बार तुम फोर्स कर सकते हो कि भैया आपके कहने से ही मैं लिया था अपने इंप्लॉय को, बोलो ऐसे, और आप ही बेइज्जत करवा रहे हो, टाइम पे नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे यार हमें इन्वॉल्व किया गया था डिसीजन मेकिंग में और हमारे ही बोलने से इन्होंने लिया, तो चलो जल्दी जल्दी काम करते हैं, है ना। चलो लास्ट क्या है, स्पिरिट डी कॉप्स बोलता है प्रमोट अ टर्म स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग पीपल। यहां पे एक मैनेजर्स को, और ये जितना भी 14 प्रिंसिपल पढ़ा आपने, ये हर एक प्रिंसिपल को एक मैनेजर को इंप्लीमेंट करना है अपने मैनेजरियल एक्टिविटीज में, डे टू डे एक्टिविटीज में। बात समझ रहा है, हाँ ये फ्लेक्सिबल है, ये कॉन्टीजेंट है, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है। बात समझ रहा है, तो चलो क्या बोला गया, प्रमोट अ टर्म स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी, यानी कि एकता बना के काम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हार्मनी शांति व्यवस्था बना के काम करना है और सबको लेके चलना, सबके साथ सबका विकास। बात समझ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई इंप्लॉय छुट्टी मार दिया तो तुम उसको लग गए सस्पेंड करने, ये छुट्टी मार दिया तो वो कोई ठीक नहीं, तुम मैनेज करना सीखो। जिंदगी का नाम देख बेटा मैनेज है, जिंदगी में ना तुमको बहुत तरीके का इंसान से मुलाकात होगी, कोई तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा, कोई तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, किसी के अकॉर्डिंग तुम चलोगे, किसी के अकॉर्डिंग तुम नहीं चलोगे, तो होगा क्या अल्टीमेटली ना कि अगर जिंदगी में तुम मैनेज सबसे दोस्ती कर लिए तो ये तुम सीख गए यार जीना, क्योंकि जिंदगी में ना तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई इंसान मिलता नहीं है तुम्हें, तुमको अपने लाइफ को एडजस्ट करके मैनेज करके चलना पड़ता है। हर एक इंसान से तुमको मुलाकात होगी और तुमको मैनेज करना ही पड़ेगा, नहीं मैनेज करोगे लड़ाई झगड़ा होगा, दोस्ती टूटेगी, रिलेशन खराब होगा और अल्टीमेटली आप अकेले पाओ जाओगे। तो आपको सबके साथ मैनेज करके चलना पड़ेगा, यही इसी का नाम जिंदगी है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, कीप स्टडिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसका सिग्निफिकेंस छूटा हुआ है, सबसे पहले मैं वो पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आगे का टॉपिक लेकर के चलूंगा। गुड बाय।